ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में समझ लिया था। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन था उसको भी हमने देखा था। हमने देखा था कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किस तरीके से कितने पॉइंट से ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। हमने समझा था कि अगर हमें धरती को छोड़ करके जाना होगा तो हमारी स्पीड यानी रॉकेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, और अगर हमें धरती का चक्कर लगाना होगा तो हमें कितनी स्पीड से लगाना होगा कि हम उसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स समझते हैं। जैसे जैसे कि किसी भी रॉकेट को ले जाने के लिए जो व्हीकल लगते थे उन्हें हमने रॉकेट बोल रहा हूँ, किसी भी सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए जो व्हीकल लगते थे उन्हें हमने कहा था रॉकेट। अलग अलग सैटेलाइट, अगर पोलार पर लॉन्च, पोलार के चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट है तो पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इक्वेटर पर है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सब के बारे में हमने समझा था। अब समझते हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, उन्हें अंतरिक्ष में जाना है तो क्या वो इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, वो रॉकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, रॉकेट्स के जो नीचे ये लगे रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं? बूस्टर का काम क्या होता है? हाँ, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल देना, रॉकेट को स्पीड देना। ठीक है, तो बता देखो, जो साइंटिस्ट जिस जहाज में बैठकर जाते हैं उसे कहते हैं स्पेस शटल। क्या कहते हैं? स्पेस शटल। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जाना, शटल मतलब वो जहाज। जिस जहाज में कौन बैठ के जाएगा? साइंटिस्ट। ठीक है, आदमी लोग, मतलब आदमी क्या, हर कोई वहां घूमने थोड़ी जाएगा, साइंटिस्ट लोग जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? तो भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। जैसे देखो, ये है स्पेस शटल, इसके दो साइड क्या है? बूस्टर है, और ये है एक्सटर्नल टैंक जो इन्हें वापस आने में मदद करेगा। यहाँ से इसमें बस्ट हुआ, ये इस जो है शटल को लेकर के ऊपर उड़ जाएगा, ये छोटा वाला रॉकेट बूस्टर। और थोड़ी ऊपर जाने के बाद, क्योंकि हमारा ये स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन एकदम धरती के बाहर नहीं रहता है। जैसे जो हमारे पोलार सैटेलाइट थे उनकी हाइट होती है 600 से 800 किलोमीटर, है ना? तो वैसे ही उनसे थोड़ा सा नीचे ही रहता है हमारा ये स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये स्पेस स्टेशन। कुछ कुछ सैटेलाइट होते हैं जो स्पेस स्टेशन से ऊपर भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेस स्टेशन अगर हम देखा जाए तो स्पेस स्टेशन अपने आप में एक सैटेलाइट है। हाँ, ये भी हवा में उड़ रहा है, चक्कर मार रहा है, किसका? धरती का। तो हमने देखा था कि भाई कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट का चक्कर मारता है उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो देखो, अब ये जो साइंटिस्ट रहेंगे इसमें बैठे रहेंगे पूरा सूट बूट पहन करके, और ऊपर जाने के बाद ये जो शटल होगा ना, शटल, ये इस सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको हम कहते हैं आईएसएस के साथ डॉक करेगा। डॉक करने का मतलब क्या होता है? यहाँ से जैसे धरती के ऊपर गया और ऊपर जाकर के इससे अटैच होगा। समझ में आ रहा है क्या? इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच होगा। तो अटैचिंग को हम क्या कहते हैं? डॉक करना, डॉकिंग, है ना? डॉकिंग ये बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी ना तो लोगों की जान जा सकती है। समझ आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि अपने आप में तुमको क्या लगता है कि ये स्पेस स्टेशन एक जगह रुका होगा? हाँ, नहीं, ये कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर स्पीड से धरती का चक्कर मार रहा होगा। तो अगर मुझे इसके साथ जाकर के अटैच होना है तो इसकी स्पीड और मेरे शटल की स्पीड सेम होनी चाहिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम दोनों ही रुके हुए हैं और आसानी से चिपक जाए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो तुम्हें स्पेस स्टेशन से अटैच करने के लिए तुम्हारे शटल की स्पीड किससे मैच करानी होगी? आईएसएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें अलग अलग चेंबर बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग चेंबर बने होते हैं। मानव इतिहास में
ठीक है, यानी जब से मानव इवॉल्व हुआ है उस वक्त से लेकर के अब तक अगर किसी चीज को बनाने में सबसे अधिक खर्चा हुआ है तो वो है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दुनिया में सबसे महंगी चीज जिसे बनाई गई है वो क्या है? ISS। इसे क्या लगता है कि एक ही बार में रॉकेट के जरिए उस पर रॉकेट पर लाद करके एक ही बार में ऊपर भेज दिया गया होगा? नहीं, इसे कई पार्ट्स में ऊपर भेजा गया है और पार्ट बाय पार्ट ऊपर जा करके इसे जोड़ा गया है। जैसे एक पार्ट ये भेजा गया होगा, ये पार्ट 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 भेजा गया होगा, ये भेजा गया, ये भेजा गया होगा। अलग अलग पार्ट को अलग अलग टाइम पीरियड में भेजा गया और ऊपर ही जाकर के इन्हें क्या किया गया है? असेंबल किया गया है। समझा रहा है क्या? तो साइंटिस्ट लोग इसमें क्या जाते हैं? पिकनिक मनाने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैसा रिसर्च करेंगे? ऐसा रिसर्च धरती पर क्यों नहीं हो सकता? मान लो कि कोई खतरनाक वायरस है, ऐसा वायरस जिसको अगर हम धरती पर रिसर्च करें और अगर वो गलती से लीक हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ऐसे वायरस की जांच पड़ताल, उसे सीखने समझने के लिए स्पेस से बेहतर कोई चीज है? अगर ऊपर कहीं स्प्रेड होती है तो क्या हमारे धरती पर कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। ऊपर जा करके साइंटिस्ट लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी प्लैनेट कैसे मतलब कि रिवॉल्व कर रहा है, इसकी स्पीड, इसकी जो बनावट है वो किस तरीके से है। दूसरे प्लैनेट से लाए गए मिट्टी, उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, हो सकता है कि कहीं मार्स से कोई मिट्टी लेकर के आया हो हमारा कोई जो है यान, और उसमें हम चेक कर रहे हो, उसमें कोई ऐसा जीव जंतु निकल जाए जो हमारे धरती के लिए खतरनाक हो, है कि नहीं? तो ऐसे खतरनाक खतरनाक चीजों की स्टडी करी जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब देखो, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम लोग जाते हैं, देखो बड़ा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये जो है यूरोपियन एजेंसी और USSR, USA, इन सब के साथ मिल करके सारे देशों का पैसा खर्च करके बनाया गया था। ठीक है, तो अभी जब USSR और यूक्रेन के बीच, मतलब रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है, तो USA ने कहा था ना कि हम क्या करेंगे, जितना भी USSR का ये है फ्लाइट है, हम उसको अपने यहाँ से बैन कर देंगे। सारे देशों ने रसिया पर क्या कर दिया? बैन लगा दिया। तो देखो, ये जो शटल होता है ना, शटल जिसमें साइंटिस्ट लोग जाते हैं, उन्हें भेजने का काम और ले आने का काम करता है रसिया। कौन करता है? रसिया। और कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और नीचे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, वहां पर USA ने सैंक्शन लगा दिया, तो यहाँ पर USA के बहुत सारे साइंटिस्ट थे। रसिया ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साइंटिस्ट को नीचे ही नहीं लाएंगे। अब वहां पर ऐसा थोड़ी कि अनलिमिटेड खाना है, अनलिमिटेड पानी है, कुछ दिन का राशन, कुछ दिन का, देखो ऐसा दाल चावल तो ले नहीं जाते, टैबलेट्स होते हैं, कुछ जो कि प्रोटोजोआ होते हैं जिसको खा सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, पानी वगैरह होता है, तो टाइम टू टाइम उन्हें देना पड़ता है ना। अब वो पानी राशन जब खत्म होने लगेगा तो वो लोग वहां से कम्युनिकेट करेंगे कि भाई रसिया आओ, जो है अपना शटल भेजो, हमें कुछ राशन पानी लेकर के ऊपर आओ, या हम लोग को नीचे उतारो, काफी दिन हो गया। तो रसिया ने कहा हम USA के जितने साइंटिस्ट है उनको नीचे ही नहीं उतारेंगे। और ऊपर से साइंटिस्ट लोग को पता थोड़ी चल रहा है, वहाँ यूट्यूब या कोई इंटरनेट थोड़ी काम कर रहा है कि अरे नीचे जो कि रसिया ने उस पर अटैक कर दिया है कि नहीं? वो लोग तो अपना एक्सपेरिमेंट करने गए हैं। तो वहाँ के साइंटिस्ट कह रहे हैं ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, हमको नीचे क्यों नहीं लेके आ रहे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या वहाँ पे? उन लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे चल क्या रहा है। रसिया अटैक कर चुका है यूक्रेन पर, बात समझ आ रही? तो जब रसिया ने ऐसा किया तो USA थोड़ा शॉक्ड हो गया। फिर रसिया के ऊपर ज्यादा कुछ सैंक्शन डायरेक्टली तो नहीं इम्पोज कर रहा था, लेकिन वो इनडायरेक्टली यूक्रेन की हेल्प कर रहा था। ठीक है, ओके। अब देखो, जब हम लोग धरती पर रहते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स को पकड़ के रखती है कौन? ग्रेविटी, है ना। हमारा गुर्दा, दिल, दिमाग हर जगह रहता है, हमारा ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है। वो किस G में काम करता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतने की स्पीड से हमें खींचा जा रहा होता है जमीन पर। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं
ये खिंचाव बल कम हो जाता है स्पेस स्टेशन में, और हमारे सारे जो ऑर्गन्स है ना वो फ्लोट करने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। और जब बाहर आने लगेंगे तो हमको वजन महसूस ही नहीं होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमारे दिल की धड़कन मुंह से बाहर आ जाएगी। हाँ, ठीक है। इसीलिए देखते होगी तो जितने भी ये रहते हैं साइंटिस्ट रहते हैं, उनको भारी भरकम एक कपड़ा पहनाया जाता है एकदम बोरा की तरह। क्यों? ताकि उनके ऑर्गन्स को पकड़ के रखे, उनका वजन मेंटेन रहे, उन्हें बाहर निकलने पर उनका ऑर्गन फेलियर ना हो जाए। ठीक है। ये लोग ऊपर जब जाते हैं, ऊपर जाने पर क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है एकदम, और ये लोग हवा में ऐसे फ्लोट करने लगते हैं, तो वहां पर उन्हें जब हवा में फ्लोट करने लगेंगे तो इनके जो ये रहेगा बॉडी रहेगी, बॉडी श्रिंक करने लगती है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन अपनी जगह से हिलने लगेंगे। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। एक्सरसाइज भी पकड़ पकड़ के करेंगे, सोएंगे भी तो अपने आप को किसी चीज से बांध लेंगे, नहीं तो पता चला आज यहाँ अभी सोए हैं, 1 घंटे बाद वो किसी और के चेम्बर में मिल रहे हैं। ठीक है। भूल गए तो फिर कहीं से और कहीं और चले जाएंगे, किसी सॉकेट वॉकेट में चले जाएंगे, अपने आप को बांध के रखते हैं। वहां पर जब ये मंजन करते हैं तो हमारी तरह मंजन करके थूक नहीं देते हैं, ऐसा मंजन दिया जाता है कि भाई दांत वात साफ कर लो, उसे घोट के खा जाओ। ठीक है। पानी पीते हैं तो बूंद बूंद पीते हैं, ऐसा पीते हैं कि वो अंदर जाए, मुंह से पानी बाहर आ जाता है, हवा उसमें उड़ने लगता है। आंख अगर कभी उनको रोना आ गया तो उनके आंसू उड़ने लगेंगे। बाल वाल एकदम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बालों को कौन खींच के रखा रहता है जमीन पर? ग्रेविटी खींच के रखी रहती है, इसलिए बाल नीचे रहते हैं। औरत रहती है तो उनके बाल वाल एकदम जो है खोथा बन जाता है, उसका क्या कहते हैं जो चिड़िया का रहता है वैसा हो जाता है, इसीलिए हाँ घोंसला हो जाता है। और जो यहाँ देखेगी तो जितने भी लोग जाते हैं उनके बाल एकदम छोटे छोटे रहते हैं, उन्हें काट दिया जाता है ताकि कहीं किसी भी चीज को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना आए। समझा? हाँ। तो साइंटिस्ट को आसमान में ले जाने वाला जहाज क्या कहलाता है? स्पेस शटल। स्पेस शटल। चलो एक झलक देख लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ठीक है। जैसे ये नासा का एक वेबसाइट है जिस पर पूरा रियल टाइम व्यू देता है किसका? सोलर सिस्टम का। यहाँ हम सोलर सिस्टम को अभी देख पा रहे हैं। अगर हमें इनर सोलर सिस्टम की बात करनी है, यानी कि जो पहले 4 प्लेनेट है उनको देखना है, तो भी देख सकते हैं। हमें इससे मतलब है, जैसे देखो पहले हमारा सन है, सन को दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। अरे ये सन थोड़ी है, तो पता नहीं क्या आ गया। हाँ, एक मिनट मैं सन को दिखाता हूँ। ये हमारा सन है, देखो सन दिखाई दे रहा है, एकदम भभकता हुआ जलता हुआ गोला सन। अब सन का चक्कर लगा रहा है कौन? हमारा अर्थ। हम अर्थ को देखते हैं पहले, तो देखो यहाँ पर है ये मरक्यूरी और ये रहा हमारा अर्थ। तो हम इस अर्थ को बड़ा करते हैं, बड़ा हो जाओ जी। देखो ये अर्थ है, अर्थ घूम रहा है, अर्थ किसका चक्कर लगा रहा है? सन का। अब इसी अर्थ के आजू बाजू हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको हम क्लिक करते हैं तो देखो अभी ये ओपन हो जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन झलक दिखेगी हमें। ठीक है। तो देखो ये साइड साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ भाग रहा है। पर जरा चल हम देखें कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो मूव कर रहा है किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ, है ना। लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, मुझे लग रहा है कि नेट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन देखो ये पूरा अर्थ है, अर्थ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आ जाओ जी, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, बाहर चला जाएगा क्या? हाँ, आप दिखाई दिया ना ये, देखो ये है, ये मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली हमारा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या है ये? ISS। समझा रहा है? इसमें हम एक एक चीज को आराम से देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ओके। तो ये रहा हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब अगर ऐसे ही हमें देखना है किसको? अपने ये जो नया ये छोड़ा गया है
जेम्स टेलीस्कोप, ठीक है, जेम्स टेलीस्कोप। तो उसको देखने के लिए हमें अर्थ को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। नहीं, हबल तो पहले था, लेकिन अभी जो छोड़ा गया वो जेम्स है। देखो ये हबल है, हबल एक कुछ टाइम में अभी तो रिटायर होने वाला है, ठीक है, मतलब रिटायर हो ही चुका है। तो ये देखो हबल है, हबल को भी दिखा रहा हूं। हबल आ जाओ जी, बड़ा हो जाओ। लोड हो रहा है थोड़ा सा, एक्चुअली इंटरनेट में थोड़ी सी कमी की वजह से, या तो ये रियल टाइम व्यू है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये लोड हो जाएगा तो मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये हबल हमारा लोड हो गया है, और देखो ये है हबल हमारा, ठीक है। इसको पूरा देखेंगे तो एक साइड से एकदम क्या है, ये क्या है, टेलीस्कोप है, एकदम बढ़िया, यहाँ से फोटो लेता है, अच्छा अच्छा दूर दूर तक, कई लाइट ईयर दूर तक फोटो ले लेता है, ठीक है। यहाँ से देखो पूरा चारों तरफ से अगर हम हबल को देखना चाहे तो देख सकते हैं एकदम बढ़िया। यहाँ से इसका एंटीना है, इसका देखो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये हमेशा फोटो लेते रहता है, उन फोटो को रेंडर करता है और फिर अर्थ पर भेजता है, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाया गया है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है कि हम कोई चीज करते हैं वो ऑटोमेटिक समझ जाता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन इसी तरीके से फीड किया गया रहता है कि अपने आप एक काम करते रहता है पूरा, उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है सारी प्रोग्रामिंग पहले से ही करके भेजा गया रहता है इसको, ठीक है। यहाँ से देखो एकदम पूरा ये हर एक, जैसे उधर दिख रहा है डीमोस, डीमोस किसका सैटेलाइट है, फिर कोमोस, तो ये सब को यहाँ से ऑब्जर्व करते रहता है खड़े होकर। अब हम देखते हैं किसको, अपने तो जो जेम्स टेलीस्कोप जो नया वाला छोड़ा गया है, ठीक है। जेम्स टेलीस्कोप को मैंने बताया था कि लैग्रेंजियन पॉइंट पर छोड़ा जाता है, और लैग्रेंजियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती रहती है और वो सूरज की गर्मी से उस टेलीस्कोप को बचा देता है, ठीक है। तो हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना है, जैसे हबल था, ऐसा पॉइंट जहां पर वो छुपा रहे। कौन, जेम्स, ठीक है। तो हम थोड़ा घुमाते हैं इसको, देखते हैं पृथ्वी को। अरे वो सर्च करने से मिलता नहीं है, हाँ ऐसे मिल जाएगा, दिखा रहा हूँ ना अभी, थोड़ा सा दूर रहता है ये हबल है, आईएसआई है, ये देखो जेम्स, ये इधर है, ठीक है, ये यहाँ पर है। यहाँ था हबल कितना नजदीक, और ये जेम्स कहाँ है, तो जेम्स पर तू कभी भी देखेगी तो जेम्स हमेशा पृथ्वी के डार्क साइड में ही रहेगा। जैसे पृथ्वी के पोर्शन पर क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, यानी कि अभी के टाइम में अगर देखे तो यूएसए वगैरह में हमें क्या दिखाई देगा, दिन दिखाई देगा, है ना। ये देखो ये क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में दिन है, और इधर वाले एरिया में पूरा रात हो गई है, तो देखो रात में सबकी लाइट जली हुई है। ये देखो भारत है, भारत भी पूरा एकदम लाइट से जगमगा रहा है ना। और सबसे अधिक लाइट अगर हम देखें तो इधर, इधर हो जाओ जी, अरेबियन जो पेनिनसुला है ये इधर एकदम जगमगा रहा है पूरा, है ना। तो इसी तरीके से हमें कहाँ देखना है कि ये जिधर लाइट सूरज की नहीं रहती है उसके दूसरी साइड में रहता है, उसी साइड में हमारा जेम्स टेलीस्कोप। तो जेम्स को अगर हम देखेंगे ना, उसकी बनावट थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ यार इधर है देखो जेम्स, ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि अगर गलती से सूरज की रेज अगर आ भी जाए तो भी इसको हार्म नहीं कर पाएगा। इसको एक पतंग के आकार में बनाया गया है, दिखाई दे रहा है पूरा एकदम पतंग। तो ये जो पतंग है ना, ये 4-5 जो फुटबॉल की स्टेडियम होती है ना, टेनिस टेनिस कोर्ट, उतना बड़ा होता है ये जो अभी हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, उसका एक लेयर 3-4 टेनिस कोर्ट के बराबर होती है, इतना बड़ा। और ऐसे ही ये एक लेयर से नहीं 4 लेयर से ढका हुआ है, 4 लेयर सामने लगाया गया है, और उसके नीचे सारा का सारा मशीनरी है, दिखाई दे रहा है क्या। ये क्यों है, ताकि
जब सूरज की रे पड़े तो इसको प्रोटेक्ट कर सके, ये मशीन जल वल ना जाए कहीं पर, ठीक है। और स्पेस में जिस एरिया में लाइट नहीं होती है वहां भयानक ठंड होती है, मतलब कि समझ लो -273 केल्विन से नीचे का भी टेम्परेचर हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो जिसको कहते हैं ना, उससे भी नीचे का टेम्परेचर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, ये सोलर पैनल है, इससे यहाँ से अपना एनर्जी ले लेता है और इलेक्ट्रिक मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ से ये सबका फोटो ले करके सारे दूसरे जितने भी ग्रह होते हैं उनके बारे में स्टडी करके बताता है कि कौन सा स्टार है, कौन सा ग्रह है, दूसरे गैलेक्सी को देख लेता है। भाई साहब ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल रहता है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसको हमेशा कहाँ रखा गया है, लैग्रेंजियन पॉइंट पर, यानी वो पृथ्वी का ऐसा पॉइंट जहां से पृथ्वी उसे प्रोटेक्ट करके रखे। समझा? तो ये इस साइट पर हम लोग पूरा रियल व्यू देख सकते हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक एक चीज को अच्छे से और समझेंगे कि अच्छा कौन सा ये जो मून है इसका, जैसे मार्स का कौन सा मून है, जुपिटर का कौन सा मून है, फोबोस कहाँ है, डीमोस कहाँ है, केनेमाइट कहाँ है, ठीक है, वो सब अच्छे से हम लोग इस पर देखेंगे। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। ये स्पेस शटल के बारे में समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अब चलो एक चीज देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमने ये देखा ना, अभी हमने यहाँ क्या देखा कि ये सारे प्लेनेट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, ऑब्जर्व करने से इनका ऑर्बिट क्या लग रहा है, सर्कल लग रहा है या इलिप्स लग रहा है? अच्छा, सर्कल और इलिप्स में कुछ फर्क होता है, पता है कि नहीं? हाँ, तो सर्कल किसे कहेंगे और इलिप्स किसे कहेंगे? हाँ, तो बताओ, ये जो सन है, मान लो कि मैं सन है और ये मर्क्यूरी है, यहाँ पर अगर देखो मर्क्यूरी से तो इधर का रेडियस कम है, इधर का रेडियस ज्यादा है, तो ये सर्कल हुआ या इलिप्स हुआ? इलिप्स, यानी सारा का सारा जो सोलर सिस्टम है वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये सर्कल सर्कुलर पाथ नहीं है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमें सर्कुलर दिखेगा, क्यों? क्योंकि हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ये हमें इलिप्टिकल दिखेगा, ठीक है। दिखाता हूँ, ये इधर आओ, देखो, ठीक है, ये देखो, ये इलिप्टिकल है, यहाँ से गया है ऐसे और ये इधर धचका पचका है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे प्लेनेट है ना, ये किस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, किस तरीके से मूव करते हैं, इनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो सबसे पहले एक भूगोल वेता था, उसका नाम था टालमी। टालमी क्या कहता था कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ रुका हुआ है और उसके चारों तरफ घूम रहा है सूरज। टालमी ने क्या कहा कि अर्थ रुका हुआ है और उसके चारों तरफ कौन चक्कर मार रहा है? सूरज। और इसकी बातों को लोगों ने 200 सालों तक मान लिया, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा भूगोल बताया, कोपरनिकस नाम था उसका। क्या नाम था? कोपरनिकस। उसने अपना सारा का सारा डायग्राम वगैरह बनाया, उसने टेलीस्कोप वगैरह थोड़ा सा बनाया और उसने देखा, कहा कि हट, ये टालमी झूठ बोल रहा है, सूरज रुका हुआ है, धरती उसके चारों तरफ चक्कर मार रही है। क्या हुआ है? सूरज रुका हुआ है, धरती उसके चारों तरफ चक्कर मार रही है। लेकिन इन दोनों ने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इनका जो चक्कर है वो कैसा है। मतलब टालमी का तो पूरा पूरा गलत ही था, कोपरनिकस का सही था, लेकिन ये बता नहीं पाया कोपरनिकस का कि ये किस, हाँ, किस पाथ में घूम रही है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है या कैसा है, ठीक है। अच्छा, इस पर आऊं इससे पहले एक थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि देखो, जब कभी भी, जैसे मान लो कि ये सन है, ठीक है, सन, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करते हैं। ऐसा पाथ होता है तो इलिप्स होता है। अगर इसी इलिप्स को और चौड़ा कर दिया जाए, खींच को इसको अगर मैं और चौड़ा कर दूं तो इलिप्स होगा। जैसे समझो, यहाँ पे मान लो जैसे ये इलिप्स है, ठीक है, इस इलिप्स को मैं और ऐसे चौड़ा कर दूं तो ये पैराबोला टाइप बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये पॉइंट देखेंगे तो इसको हम पैराबोला कहेंगे। इसको और खींच देंगे तो ये हाइपरबोला बन जाएगा।
और खींच देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। जैसे कोई तार हो, तार पहले ऐसा इलेक्ट्रिकल पाथ में हो, उसको और खींच दूं वो और चौड़ा हो जाएगा, इधर इधर से और खींच दूं तो और चौड़ा हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी प्लैनेट जो मूव करता है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। अगर उसका पाथ पैराबोला हो गया, कैसा पैराबोला, तो वो गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा, जिसका चक्कर मार रहा होगा। जैसे धरती सूरज का चक्कर मारती है इलिप्टिकल पाथ में, अगर इसका पाथ पैराबोलिक हो गया तो सूरज में ही गिर जाएगी। कहाँ गिर जाएगी, सूरज में ही गिर जाएगी। वैसे ही चंद्रमा चक्कर मारता है धरती का, अगर चंद्रमा का पाथ पैराबोलिक हो गया तो चंद्रमा कहाँ गिर जाएगा, धरती पर। उसी तरीके से कोई सैटेलाइट इसका चक्कर मारता है धरती का, अगर सैटेलाइट का भी पाथ अगर पैराबोलिक हो गया तो सैटेलाइट कहाँ गिर जाएगी, धरती पर। ठीक है, तो दो चीज समझ में आई कि किसी भी प्लैनेट को सस्टेन करने के लिए कौन सा पाथ चाहिए रहता है, इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल। और अगर उसका पाथ पैराबोलिक हुआ तो गिर जाएगा। लेकिन अगर उसका पाथ हाइपरबोला हो गया, और खींच देंगे तो हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला, तब ये गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, लॉस्ट। ठीक है, ये कहाँ जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, कहाँ जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशन याद रखना। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि प्लैनेटरी मोशन के लिए सबसे जो सुटेबल पाथ होता है कौन सा होता है, तो इलिप्टिकल पाथ होता है। प्लैनेट्स अपने पाथ से भटक जाते हैं कब, जब वो हाइपरबोला हो जाता है, हाइपरबोला यानी वो खो जाएगा। और वो प्लैनेट गिर जाते हैं कब, जब उनका पाथ पैराबोलिक हो जाता है, पैराबोलिक। ठीक है, ओके, अब आते हैं इस कंसेप्ट पे। टालेमी ने क्या कहा था, धरती रुकी हुई है और उसके चारों तरफ घूम रहा है सूरज। फिर उसके बाद कोपरनिकस ने कहा सूरज रुका हुआ है, धरती घूम रही है। दोनों नहीं बता पाए कि इनका पाथ क्या है। उसके बाद आता है केपलर। कौन आता है, केपलर ने बताया कि देखो जो प्लैनेट हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, और उसने प्लैनेट से रिलेटेड 3 नियम दिए जिसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कितने नियम दिए उसने, 3। कितने नियम दिए, 3। पहला नियम उसने कहा कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। क्या कहा पहले उसने, हाँ, प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये किसका नियम है, केपलर का। दूसरा नियम उसने कहा कि कोई भी प्लैनेट ना इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। अब इसके बाद में समझो क्या कहा उसने, कि कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। ये इलिप्स में सूरज कहाँ रहता है, तो किसी इस साइड में सूरज, और हमारी जो धरती है वो धरती यहां से मूव करते हुए यहां तक आ जाएगी। ठीक है, अब समझना इस बात को। ठीक है, देखो जब धरती, मान लो कि ये एक डिस्टेंस, अरे यार यहाँ छोड़ो, ये एक डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा सेंटर एक मैं खींच लेता हूँ ताकि मैं एरिया को कवर कर सकूँ। अब ध्यान से समझना, मान लो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ, ये अर्थ पहले यहाँ पर था, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट ए। अब ये घूमते घूमते 1 महीने में कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पर, बी पर। ठीक है, यानी एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, मैं सूरज को सेंटर मान के ये पॉइंट को मिलाता हूँ, ये बीच वाला सेक्शन हटा देता हूँ, जाने दो। ठीक है, सूरज को सेंटर मान के ये पॉइंट को मिलाता हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई एरिया कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसने 1 महीने में ये कवर किया,
ठीक है, एक महीने में मैंने माना कि इतना एरिया कवर किया, तो अब ये हर महीने इतना ही एरिया कवर करेगा हर महीने। लेकिन तुम सोचो ये कैसे पॉसिबल होगा? कहीं पर ये सूरज से नजदीक है, मतलब कि रेडियस कम है, लेंथ कम है, कहीं पर सूरज से बहुत दूर है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि ये एक महीने में उतना ही एरिया कवर करे? जितना यहाँ किया उतना यहाँ भी करे, उतना यहाँ भी करे, उतना यहाँ भी करे। क्या बता सकती हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सूरज के पास आएगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे देखो वो छोड़ो, जैसे मान लो मैंने ए और बी पॉइंट यहाँ यहाँ का, उसी तरीके से अब मैं मान लेता हूँ कि चलो अब ये यहाँ है, इसको ए पॉइंट मान लो, और यहाँ से जाएगा तो इसको बी पॉइंट मान लो। फिर भी अगर इसको देखेंगे तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो एरिया है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा महीना, उसी तरीके से तीसरे महीने मान लो कि ये यहाँ से यहाँ गया, तो जब मैं इसको मिलाऊं तो ये एरिया इस एरिया के बराबर ही होना चाहिए। जितना मतलब यहाँ कवर किया था उतना ही यहाँ कवर किया, उतना ही एरिया यहाँ पर भी आया। ठीक है, हाँ। अब जब मान लो कि यहाँ पर फिर से इसको ए मान लूं और ये दूसरा एरिया है यहाँ पर आ गया बी, तो ये एरिया दोनों मतलब जितना ये आए कितना ये किसके बराबर हो? पहले के ही बराबर हो। मतलब एक महीने में जितना उसने पहली बार एरिया कवर किया तो हर महीने उतना ही एरिया इसको कवर करना है। बताओ ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि ये कोई स्क्वायर या कोई सर्कल तो है नहीं जहां पर मैं 4 पॉइंट बना दूं। जैसे अगर कोई सर्कल होता, ठीक है, समझो ध्यान से, जैसे कोई सर्कल होता, ठीक है, सर्कल होता तो मैं 4 कोऑर्डिनेट खींच देता ये, और मैं कह देता कि अगर एक महीने में इतना एरिया कवर कर रहा है एक महीने में, तो दूसरा महीना भी इतना ही कवर करेगा, तीसरा महीना भी इतना कवर करेगा, चौथा महीना भी इतना कवर करेगा। यानी हर महीने ये सेम एरिया, मान लो कि ये एरिया है 20 स्क्वायर फुट, ठीक है, 20 स्क्वायर फुट, तो दूसरे महीने भी ये 20 स्क्वायर फुट ही कवर करेगा, तीसरे महीने भी 20 स्क्वायर फुट कवर करेगा, चौथे महीने भी 20 स्क्वायर फुट ही कवर करेगा। ये तो सर्कल था, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन ये इलिप्स है, इलिप्स में कैसे पॉसिबल होगा? कुछ आइडिया आ रहा है? अगर नहीं होगा तब तो केपलर का नियम गलत हो जाएगा। लेकिन उसने दूसरे नियम में कहा है कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में प्लैनेट इक्वल एरिया को कवर करता है। तो देखो कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर मैंने माना कि अर्थ हमारा यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में इतना एरिया कवर किया, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट मान लेते हैं अभी समझने के लिए। तो देखो जैसे जैसे ये अर्थ सूरज के करीब आते जाएगा ना, इसकी और सूरज के बीच की दूरी कम होती जाएगी। और हमको पता है जब दूरी कम होती है ग्रेविटी बढ़ने लगती है, खिंचाव बल बढ़ने लगता है, और जब खिंचाव बढ़ेगा तो इसकी स्पीड बहुत तेज होने लगेगी, इसकी स्पीड तेज होने लगेगी। तो सोचो जब ये दूर था तो ये स्लो स्लो चल रहा था, एक महीने में जितना दूरी तय किया वही जब वो पास आएगा तो एक महीने में उतना ही दूरी तय करेगा। किस वजह से? इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, समझा? तो जब ये यहाँ आएगा तो ये देखो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एरिया कवर करेगा एक महीने में, ठीक है, एक महीने में। तो हम इसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे, इसका इस पर्टिकुलर रीजन का और इस पर्टिकुलर रीजन का, तो हमें सेम मिलेगा 100 स्क्वायर फीट, और ये भी 100 स्क्वायर फीट। मैं एक ऐसे समझने के लिए कह रहा हूँ, 100 स्क्वायर फीट में तो होगा नहीं, बस एक समझने के लिए कह रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो केपलर का दूसरा नियम सही हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा बताओ इसका स्पीड क्यों बढ़ा? अगर स्पीड बढ़ा तो इसमें इसका कौन सा मोमेंटम कंजर्व रहा? हमने कई मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, जिसमें से लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कई सारे मोमेंटम के बारे में हमने स्टडी करी थी। और बार बार हमने बात भी किया था कि प्लैनेटरी मोशन में हमारा एक मोमेंटम कंजर्व रहता है। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर या लीनियर? एंगुलर।
है ना। और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L इज इक्वल टू mv/r। हमने कहा था एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, अगर r यानी डिस्टेंस, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस या रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी घट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि केपलर का सेकेंड लॉ वैलिड होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। अब देखो तीसरा नियम क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। तीसरा नियम कहता है कि मान लो अगर मुझे ये नहीं मालूम है कि सूरज और जो धरती है उसके बीच की क्या दूरी है, ठीक है, उसके बीच की क्या दूरी है, वो कितना स्पीड से घूम रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन अगर मुझे पाथ पता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो धरती है तो सूरज का चक्कर काटने में टोटल कितना टाइम पीरियड लेगा। उसके लिए उसने कहा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। क्या कहा? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहां पर टी होता है टाइम पीरियड और ए होता है सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या है तो उसको समझो। जैसे जब भी हम इलिप्स बनाते हैं, ठीक है, इलिप्स में एक, मैं यहाँ बताता हूँ, इलिप्स में एक छोर से दूसरे छोर को मिलाते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा वाला पूरा का पूरा ये लाइन आता है इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, ठीक है। और अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये लाइन छोटा है, इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। लेकिन क्या हमें यहाँ माइनर एक्सिस से कुछ लेना देना है? नहीं। उसने कहा है कि सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी का मतलब इस मेजर एक्सिस का आधा कर दो, है ना। इस मेजर एक्सिस का आधा कर दो तो ये हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब देखो इस सेमी मेजर एक्सिस को वो लोग ए मानते हैं। मान लो ये लेंथ ए है, तो ये क्योंकि बीचों बीच से काटा हूं तो ये भी लेंथ ए होगा, है ना। हाँ, तो केपलर ने कहा कि तुम मुझे खाली ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ना ये कितना बड़ा है वो बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये अर्थ सूरज का चक्कर लगाने में कितना टाइम पीरियड लेगी। तो लोगों ने कहा कैसे, तो कहा ये फॉर्मूले से, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यही उसका क्या था? तीसरा लॉ था, यही केपलर का तीसरा नियम था। तो केपलर ने कितने नियम दिए, कौन कौन से? पहला कहता है कि जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहा? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया। और तीसरा क्या कहा? सेमी मेजर एक्सिस अगर पता चल जाए तो हम टाइम को निकाल सकते हैं। तो इसको चाहे ऐसे लिखो या चाहे ऐसे कहो कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या होता है यहाँ पर? सेमी मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का आधा भाग, है ना। मेजर एक्सिस का आधा भाग उसे हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो ये था केपलर का 3 नियम। समझ में आया क्या? ये नियम याद रखना, ये पूछता है कि केपलर का दूसरा नियम क्या है, या कह देगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये किसका नियम है या केपलर का कौन सा नियम है? कहेगा कि केपलर का तीसरा नियम टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन में दे देगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4। तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। केपलर का दूसरा नियम क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। बताओ इसमें कौन सा मोमेंटम कंजर्व रहता है? अरे मतलब ये जो सेकंड वाले नियम के अकॉर्डिंग कौन सा मोमेंटम कंजर्व होता है इसमें? एंगुलर, लीनियर, एंगुलर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इतना सारा का सारा चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।